हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये वीडियो है वो कॉमर्स पेपर 2 का जो यूनिट 3 है इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, उसके बारे में है। मैंने इस वीडियो को इतना सिस्टमैटिक बनाया है कि आप सिंगल स्लाइड में ही सारे मार्केट्स के फीचर्स को देख सकेंगे और साथ के साथ उनको कंपेयर करके पढ़ सकेंगे, ताकि आपको याद रहे कि किस मार्केट में कौन से फीचर का एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बेनिफिट और फ्रूटफुल होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे एग्ज़ाम्स में, नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके यहाँ पे एक कंपैरिजन फॉर्म लेके आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट का। इससे क्या होगा कि आपको सारी मार्केट समझ में भी आ जाएंगी और उनमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा, और किस तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पूछे जाने की, वो भी मैं आपको साथ के साथ समझा दूँगी। तो इस कंपैरिजन चार्ट से इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बड़ा सा टॉपिक हम छोटे से वीडियो में बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। सबसे पहले तो जान लेते हैं इन अलग अलग टाइप के मार्केट्स का मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इन मार्केट्स के। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। किसी एक सेलर के फर्म क्लोज करने से इंडस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी एक नए फर्म को इंडस्ट्री में जब एंटर होती है तो भी इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले आपको समझना होगा फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। एक इंडस्ट्री, जैसे एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर जो डिफरेंट अलग अलग तरह के पेट्रोल पंप्स हैं वो एक फर्म हो गई। फर्म मतलब एक इंडिविजुअल शॉप, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जब उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को हम मिला लेते हैं तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो आपको आज के टाइम में एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो पेट्रोल पंप का मिलेगा। अगर आप अपनी सिटी में कहीं से भी पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो सेम रहती है। तो परफेक्ट कंपटीशन का यही एक मेन, आप बोल सकते हैं कि इसका एडवांटेज है, या एक मेन जो है इसका पॉइंट है कि यहाँ पे जो रहता है, जो प्राइस होती है कमोडिटी की वो सेम रहती है विद इन द सिटी की, अगर हम बात करें। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन जिस टाइम इकोनॉमिक्स बनी थी उस टाइम बहुत लिमिटेड गुड्स बनते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बिकती हैं। बट आज के टाइम में जो होती हैं वो मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखना चाहें तो आप पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप अपनी सिटी में कहीं से भी पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको सब जगह प्राइस सेम देनी पड़ती है। दूसरा आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट वो होता है जहाँ पे एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। इसका एग्जांपल है रेलवे। जैसे जो रेलवेज है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, और कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है जो रेलवे को चलाती है। या ऐसा नहीं है जैसे हमारी एयरलाइंस है, एयरलाइंस में तो बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस मिल जाएंगी। जैसे इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट की है, वैसे जेट एयरलाइंस आपको मिल जाएगी, स्पाइस जेट मिल जाएगी, इंडिगो मिल जाएगी, बहुत सारी मिल जाएंगी जो प्राइवेट रन कर रही हैं। तो वहाँ मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली का मतलब जहाँ पे एक ही सेलर हो और जहाँ बहुत सारे बायर हो। जैसे रेलवे की जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो सेलर एक ही होता है, और बायर मतलब हम लोग जो हैं उन सर्विसेज का बेनिफिट उठाते हैं एज अ कस्टमर और कंज्यूमर। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सेलर एक है पर बायर बहुत हैं। अगला आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा कंपटीशन जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, बट जितने भी सेलर्स होते हैं उनके जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चाहे वो कलर में ले लो, साइज़ में ले लो, शेप में ले लो। अब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे, डियो, शैम्पू, सोप। अब आप देखते होंगे कितनी वैरायटीज़ मिलती हैं आपको उसमें। अगर आप सोप का लेते हो तो सोप के कितने ब्रांड्स हैं, वो क्या है, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग फॉर्म के हैं, अलग अलग कलर के हैं, बट है तो वो सोप ही।
तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, बट हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो होता है वो दूसरे सेलर से थोड़ा सा अलग होता है। अगला आता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको बहुत कम सेलर्स देखने को मिलेंगे, फ्यू सेलर्स मिलेंगे आपको ओलिगोपोली में। ये कौन सी मार्केट है? जैसे अगर आपने अपनी सिटी में देखा होगा तो कार के जो भी शोरूम्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो हर गली गली में नहीं होते। जैसे हमारी प्रोविज़न स्टोर्स होती हैं, जो प्रोविज़न स्टोर्स हैं तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाती हैं। तो जैसे कार डीलर्स हैं या जो लोग कार सेल करते हैं तो वो कौन सी मार्केट में रन करते हैं? ओलिगोपोली मार्केट में, उसके होते हैं फ्यू सेलर्स। अगला आता है मोनोपोली मार्केट। स्टूडेंट, ये मार्केट आपको किसी भी चैनल ने नहीं बताया होगा, बट मैं ये डिफरेंसेस इसीलिए लाई हूँ ताकि आपको हर एक तरह के मार्केट के बारे में नॉलेज दे सकूं। मोनोपोली मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे बायर्स जो होते हैं वो एक होता है और सेलर्स बहुत सारे होते हैं। कंफ्यूज मत होना, बायर यानी खरीदने वाला एक है और बेचने वाले जो हैं वो बहुत हैं। क्या हो गई इसकी मार्केट? जैसे हमारे यहाँ पे जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हम लोग जो गवर्नमेंट मिलिट्री को प्रोवाइड करती है, या जो भी एयरक्राफ्ट हम खरीदते हैं, जो सबमरीन्स खरीदते हैं, वो खरीदने का राइट किसके पास में है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो सबमरीन्स नहीं खरीद सकता, फाइटर प्लेन्स नहीं खरीद सकता, और तो खरीदार यहाँ पे एक ही है जो कि है हमारी सरकार, और सेलर यहाँ पे बहुत सारे हैं। इसका मतलब वो जो चीज़ें बना के बेच रहे हैं वो उनको बेचने वाले बहुत सारे हैं। यानी अगर हमें एयरक्राफ्ट ख़रीदना है, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जाके डील कर सकते हैं। तो बेचने वाले और बनाने वाले बहुत हैं उस सामान को, बट ख़रीदने वाला जो है वो सिर्फ एक ही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी मार्केट समझ में आई होगी, साथ में ये भी समझ में आया होगा कि इन मार्केट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो इसी डिफरेंसेस से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये 10-12 डिफरेंसेस जो मैं अभी बताऊंगी, इनके चार्ट को आपने मेरे साथ अच्छे से समझ लिया तो आपका समझो ये कंसेप्ट क्लियर है। छोटे से वीडियो में आपका पूरा इतना सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पॉइंट से, कंपैरिजन के फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ़ सेलर। नंबर ऑफ़ सेलर मतलब मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज होंगे, खूब सारे सेलर होंगे। मोनोपोली में एक सेलर होगा, और मोनोपोलिस्टिक में भी खूब सारे सेलर्स और बायर्स होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लार्ज है और यहाँ फेयरली लार्ज है, मतलब यहाँ पे तो खूब सारे हैं बट यहाँ पे लार्ज हैं, बट एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कम है। यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। तो ये तो हो गया सेलर्स की बात। अब बायर्स की बात करें तो यहाँ पे भी खूब सारे बायर्स हैं, यहाँ पे भी खूब सारे बायर्स हैं, यहाँ पे भी खूब सारे बायर्स हैं, यहाँ पे भी खूब सारे बायर्स हैं। बस मोनोपोली में एक ही बायर होता है। जब प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल बताया, पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल जो होता है वो एक सिमिलर प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा दिखने वाला, उसके रंग रूप कलर में कोई चेंज नहीं है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मोनोपोली एक ही सर्विस देता है हमें, यानी रेलवेज, तो वो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से अलग होती है। ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और मोनोपोली में जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? होमोजीनियस। अगर हम एयरक्राफ्ट्स के ख़रीदने की बात करेंगे तो सारे एयरक्राफ्ट्स के जो भी सेलर्स होंगे, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट ख़रीदते हैं तो वो जो सेलर्स हैं वो हमें सारी वही क्वालिटीज़ के साथ में एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेंगे जो हमारी फाइटिंग के काम आए। अब अगला है नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज के हिसाब से अब यहाँ पे होती है परफेक्ट नॉलेज। इसका मतलब जो भी कस्टमर हमारे पास गुड्स खरीदने आता है उसको अच्छे से पता है कि पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है और हम उसको ठग नहीं सकते हैं। मोनोपोली में सम नॉलेज होती है, यानी हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है। अब इतनी सारी ट्रेन्स चलती है तो क्या आपको सारी ट्रेन्स की टिकट्स की रेट्स पता है क्या? नहीं पता है। जो भी आपसे, अगर आप एजेंट के थ्रू बुक कराते, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, जब हम एजेंट्स के थ्रू बुक कराते थे तो वो कुछ भी चार्ज कर लेते थे अपना एक्स्ट्रा, तो हमें नॉलेज नहीं होती थी ज़्यादा इस बारे में, तो हम उनको पेमेंट भी कर देते थे उसी के अकॉर्डिंग। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सम नॉलेज होती है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सब प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है हमें नहीं पता होती है। ओलिगोपोली में भी सम नॉलेज होती है, क्योंकि इतनी सारी कार्स आती हैं तो हमको पता नहीं होता कि उनका प्राइस क्या रहता है। उसी तरह से मोनोपोली में भी हमें सम नॉलेज होती है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि बाकी के मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हमें उनकी नॉलेज अच्छे से नहीं
हो सकती। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफेक्ट नॉलेज कहाँ होती है, एक बार पूछा भी गया है। तो परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन में। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, पी से परफेक्ट और पी से परफेक्ट कंपटीशन और पी से परफेक्ट नॉलेज उसी का ही एक पार्ट है। चलो अब हम अगला पढ़ते हैं, नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या रहता है, इजी रहता है। यानी जो बंदा अंदर आना चाह सकता है, अपनी बिज़नेस को खोल सकता है तो वो खोल सकता है, और जो उस बिज़नेस को शट डाउन करना चाहता है तो वो शट डाउन करके चाह सकता है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उसी तरह से मोनोपोली मार्केट में जो होती है वो होती है क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब मोनोपोली मार्केट में क्लोज्ड एंट्री क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। क्लोज एंट्री क्यों होती है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो इन्वेस्टमेंट लार्ज होने की वजह से हम लोग ईजिली शट डाउन नहीं कर सकते उस बिज़नेस को, और ना ही कोई और आ सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि ना ही कोई और इस बिज़नेस में आ सकता है। उसी तरह से मोनोपोली में एक ही बायर होता है तो कोई और इसमें नहीं आ सकता। और ये वाला जो फीचर है ये है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में भी रिस्ट्रिक्टेड और क्लोज एंट्री होती है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है। यानी इन दोनों मार्केट में जो भी नया बंदा इस बिज़नेस को लगाना चाह सकता है तो लगा सकता है, और बंद करना चाहे तो वो बंद करना चाह सकता है। बट अदर मार्केट्स में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ईजिली हम लोग इस मार्केट में नहीं घुस सकते, अपनी फर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज होता है। रेलवे का इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज है, तो मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। उसी तरह से ओलिगोपोली, अगर हमें गाड़ियों का शोरूम खोलना है तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज चाहिए, और तो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। और इसमें जो हम एयरक्राफ्ट सबमरीन्स बनाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, और हम लोग इसमें इजीली नहीं घुस सकते। और इसमें तो उल्टा क्लोज एंट्री है, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, क्लोज का मतलब हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अब मार्केट पावर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों की क्या पावर है मार्केट में। नो पावर है। नो पावर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फर्म आएगी या कोई फर्म जाएगी, इससे इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोनोपोली में लार्ज पावर है, सारी पावर एक ही जने के पास है। ओलिगोपोली में सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खूब सारे डीलर्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जहाँ अच्छी डील मिलती है तो वहाँ हम स्विच ऑन कर सकते हैं। तो उनकी जो मार्केटिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। लार्ज पावर वहीं पे होगी जहाँ पे हमारा बार्गेनिंग पावर जो होगा वो कम होगा, और बाकी सब जगह यहाँ पे स्लाइड पावर है। अब आता है नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना इम्पोर्टेंट बोलें उतना ही कम है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। यानी इसमें जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो पेट्रोल के प्राइसेस डिटरमाइन करती हैं, और जो पेट्रोल सेलिंग कंपनीज होती हैं उनको उन्हीं प्राइस पे पेट्रोल सेल करना होता है, वो ज़्यादा पे नहीं सेल कर सकती हैं। और बाकी सारी मार्केट का जो है वो सिमिलर है, वो प्राइस मेकर है। यानी वो लोग क्या करती हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने कमोडिटी की प्राइस को सेट कर सकती हैं। हर एक फर्म का अलग अलग प्राइस हो सकता है, और इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करेगी वो प्राइस ये नहीं लेंगी, ये अपना अपना प्राइस डिसाइड करेंगी। अब सेलिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से। स्टूडेंट प्लीज़ याद रखो, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो डज़ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मोनोपोली में भी नहीं होती और मोनोपोली पे भी नहीं होती। कभी आपने देखा है कि रेलवे अपनी ऐड कर रहा है, कभी आपने देखा है कि पेट्रोल पंप वाला अपनी ऐड कर रहा है, कभी आपने देखा है कि जो सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज़ है वो ऐड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट लिमिटेड लोग खरीदते हैं ओलिगोपोली मोनोपोली मार्केट में, तो इनको जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट करने की नीड नहीं होती है। सेलिंग कॉस्ट का हमेशा याद रखना एडवर्टाइजमेंट से ही होता है एग्ज़ाम में। मैं आपको फिर से लिख के बता रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट से मतलब होता है सेलिंग कॉस्ट। और इन दोनों में क्या है, ओलिगोपोली में एग्जिस्ट होती है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है वो सेलिंग कॉस्ट होती है वो एग्जिस्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को compete करते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हमारी सेलिंग
कम हो जाएगी या हमारे प्रोडक्ट्स को कोई भूल जाएगा। आपने कभी सोचा है कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप इतने सालों से आ रही हैं, इतने सालों से पी रहे हैं, बट फिर भी ये लोग आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेके ये एड्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मार्केट में रहना चाहते हैं। अगर इनकी एड्स आना बंद हो गई मार्केट में, अगर इनकी एड्स आना बंद हो गई तो कोई भी इनके प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए इनको अगर मार्केट में रहना है तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग भी यही बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो हमारी आंखों के सामने नहीं बिकेगा तो हम उस प्रोडक्ट को भूल जाएंगे और नहीं खरीदेंगे। अगला आता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्लोप्स पूछ लेते हैं। इसका स्लोप जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन का जो स्लोप होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। और मोनोपोली का जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है बट लेस इलास्टिक। इसमें इलास्टिसिटी कम रहती है क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं रहती, तो वो उसी प्रोडक्ट के साथ में चिपके रहते हैं। क्योंकि रेलवेज़ के अलावा हमें कोई चीप फेयर वाली चीज़ नहीं मिलती, तो हमारा जो इलास्टिसिटी है यहाँ पे कम रहेगी। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। कि इसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, चाहे प्राइस चेंज हो, चाहे डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे प्राइस चेंज हो चाहे नहीं चेंज हो। इसमें भी है नेगेटिवली स्लोप बट इलास्टिक। अब ये है हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो रहती है वो नेगेटिवली स्लोप रहती है। नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है वो कम होती रहती है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो नीचे की तरफ आती है, यानी प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी और प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। नेगेटिव स्लोप हम इसी को ही बोलते हैं। प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, बट मोर इलास्टिक। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी मोर होती है क्योंकि खूब सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो एक का प्राइस ज़्यादा होगा तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो अगर वो प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो हम एक से दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पे लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि हम रेलवेज़ को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उनका फेयर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो भी जो पर्सन है वो रेलवे में ट्रैवल करना ही पसंद करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि रेलवे एक कंफर्ट देता है हमें। हम आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ वॉशरूम का फैसिलिटीज़ होता है, दूसरे सारे फैसिलिटीज़ भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू बस एंड एयरलाइंस। अच्छा, इसका जो डिमांड कर्व है ओलिगोपोली मार्केट का, ये है किंग डिमांड कर्व। स्टूडेंट प्लीज़ आप अपनी नोटबुक्स में ये जो भी मार्केट्स हैं उनके नाम ऊपर से लिख लीजिए, क्योंकि अब ये जो पॉइंट्स नीचे नीचे आते जाएंगे तो आपको उनका ऊपर से हेडिंग नहीं दिखेगा कि ये कौन सी मार्केट की है। हालांकि मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, बट फिर भी अगर आप एक लिख के रखेंगे कॉपी में तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो किंग डिमांड मार्केट कर्व इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, कम से कम 3-4 बार पूछा गया है इसको। किंग डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि पहले तो इसमें क्या होता है, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड में चेंज आ जाता है, बट कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाता है। तो उसका जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे नेगेटिव नहीं होता, वो ऐसे नेगेटिव होता है फिर ऐसे सीधा जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो किंग्ड होता है, किंग्ड डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स, आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि ये जो किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट है ये कौन सी मार्केट में होता है। तो सबसे पहले तो ये ओलिगोपोली मार्केट में होता है, और दूसरा इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है। तो आपको याद रखना है ये पॉल स्विजी ने दिया है, और हॉल और ड्रिप ने भी इस कंसेप्ट को दिया है, बट सबसे पहले जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है तो उनका नाम है पॉल स्विजी, SWEEZE। आप नोट कर लें, SWEEZE, पॉल स्विजी। और हॉल और ड्रिप का नाम भी आप एक बार लिख के रख लें, HAUL हॉल एंड DRIP ड्रिप। अच्छा, अब इस मार्केट में बात करते हैं। तो इस मार्केट में जो होती है हमारी मोनोपसोनी में, वो नेगेटिव स्लोप होती है, यानी नेगेटिव स्लोप यानी नीचे की तरफ स्लोप होती है। इसमें इलास्टिसिटी का कोई काम नहीं होता है। तो बस आपको इलास्टिसिटी इन मार्केट्स में याद रखनी है कि किस तरह की इलास्टिसिटी होती है। परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी चेंज हो जाता है,
प्राइस चेंज होने से लेस इलास्टिक होता है, यानी प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे कम असर पड़ता है, और यहाँ पे प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं मोर इलास्टिक। अब ए और एम आर का रिलेशन भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? और बाकी सब में जो होता है ए आर हमेशा एम आर से ग्रेटर ही होगा। आपको ये अगर कंसेप्ट समझना चाहते हो तो कंसेप्ट समझ के याद रख लो, और वैसे याद रखना चाहते हो तो वैसे भी याद रख लो कि जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो ए आर इज इक्वल्स टू एम आर रहता है, बाकी सब में एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एम आर रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा यूनिट्स को ख़रीदते हैं तो हमारा जो प्राइस होता है वो कम नहीं होता। कैसे? अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाती हूँ और उसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो अगर मैं 2 लीटर डलवाऊँगी, 1 लीटर डलवाती हूँ तो उसकी प्राइस 50 है, 2 लीटर डलवाऊँगी तो वो मेरे से 100 रुपये लेगा। वो यूँ नहीं बोलेगा कि मैडम आप 90 रुपये दे दो क्योंकि आप 2 लीटर डलवा रही हो, नहीं। तो जो प्राइस है, जो मेरा जो आउटपुट चेंज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हो रहा है, यानी 1 का आउटपुट चेंज हो रहा है तो प्रपोर्शन भी इसका क्या होगा? 1 ही रहेगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा इसका। तो उसी प्रपोर्शन में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो होता है, ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीदने पे बार्गेनिंग नहीं होती, प्राइस कम नहीं होता, इसीलिए ए आर और एम आर क्या बनेगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड वीडियो दे के रखा है, आप प्लीज़ उसको भी देखिए, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट थे, तीनों पॉइंट्स, सेलिंग कॉस्ट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, रिलेशनशिप, ये तो बिल्कुल आप पक्के पक्के से याद कर ही लो। और मेरा तो ये सजेशन है आप सबके लिए कि आप इसको नोट डाउन भी करके रखो अपनी कॉपी में, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन कर सकते हो इसके साथ में। अब अगला आता है नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। देखो, शॉर्ट रन में तो सारी फर्म्स में सारी सिचुएशंस होती हैं, जो लॉन्ग रन होता है वहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। यानी शॉर्ट रन में तो अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों सिचुएशंस होती हैं, बट लॉन्ग रन में क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। मोनोपोली में हमेशा नॉर्मल रहेगा प्रॉफिट। मोनोपोली मार्केट जो होती है, मोनोपोली बोल रही हूँ मैं आपको, परफेक्ट कंपटीशन जो रहती है वहाँ नॉर्मल रहेगा प्रॉफिट। मोनोपोली है वहाँ अब नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ओलिगोपोली में भी अब नॉर्मल रहेगा। ओलिगोपोली में अब नॉर्मल इसलिए रहता है क्योंकि वो लोग कार्टेल बना लेते हैं, यानी जितने भी डीलर्स हैं वो एक कार्टेल बना लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है, हम हमारी कमोडिटी को इस प्राइस से कम में नहीं बेचेंगे, और इसमें भी अब नॉर्मल रहता है। यानी 2 मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे हम लॉन्ग रन में सिर्फ मिनिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो दोनों मार्केट हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। जबकि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोप्सोनी में जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा अब नॉर्मल होता है, क्योंकि ये लिमिटेड फर्म्स होती हैं और ये अपने प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न कर सकती हैं। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस मार्केट में होता है, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ और आपको नोट डाउन भी करना है मेरे साथ साथ। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मोनोपोली में होता है। किस में होता है? मोनोपोली मार्केट में होता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सर्विसेज, सेम सर्विसेज के हम अलग अलग प्राइस ले सकते हैं। जैसे जो रेलवे होता है वो सर्विस सेम प्रोवाइड करता है, यानी एक ट्रेन में कई लोग जर्नल क्लास में सफ़र करते हैं, कई फर्स्ट क्लास में, कई सेकंड क्लास में, कई थर्ड क्लास एसी में। तो आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी का अलग फेयर होता है, जर्नल का अलग फेयर होता है। हालांकि जितने भी पैसेंजर्स उसमें बैठे हैं वो एक ही डेस्टिनेशन से चढ़ते हैं और उतरते एक ही डेस्टिनेशन में, मतलब फेयर उनको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग देना पड़ रहा है। बट हम अभी ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ट्रेन है वो एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जितने भी लोग जा रहे होते हैं उनको जो फेयर देना होता है वो उनकी जो क्लास ऑफ सर्विस है उसके हिसाब से देना पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट क्लास एसी की टिकट खरीदूँगी तो मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब जो रेलवे है वो मेरे को पहुँचा तो ए से बी पॉइंट पर रही है, और वही जर्नल वाले को भी ए से बी पॉइंट पर पहुँचा रही है, बट जर्नल वाले का फेयर जो होगा वो कम होगा क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट के हम अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर सकते
हैं। उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने देखा होगा फेयर जो होता है वो कम होता है, 5 साल से कम बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है रेलवे में। तो ये सब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं जो मोनोपोली मार्केट में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिस्टमेटिक वीडियो जो मैंने मार्केट्स पे बनाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स पे सब कुछ बताया है क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई है जिसमें मैंने 2008 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन रहता है तो आप अपने उन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ चेकआउट करते जाइए। अब मेरे इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, जैसा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि आपको नेट से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं मैंने। और साथ में आपको लिस्ट भी दे दी है कि कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स आप रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज मिलती है मेरे साथ में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की चांसेस इन फ्यूचर में हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ में साथ नेट से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते रहेंगे आपको। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशंस मेरे साथ कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।